हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बीकॉम के आपके ऑडिटिंग के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2021 में हुआ था। ठीक है। इसी का बेस आपका बन के 2022 का भी बेस बनता है और आगे भी आपके इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है और आपको उसको कैसे समझना है, आज हम इसमें समझ के चलेंगे। ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर था। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन था, आपसे क्या पूछा गया था कि स्पेसिफाइड डेट बताइए अंडर टैक्स ऑडिट डैश ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की। मतलब जो भी टैक्स ऑडिट होता है, आपने पढ़ा होगा टैक्स ऑडिट, तो उसकी क्या डेट होती है असेसमेंट ईयर की। जो अगर हम बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर इसमें जिसमें इनकम कमाई जाती है वो दूसरे ईयर में जाकर असेस होती है। जैसे आपने देखा कि अभी 1920 या फिर आप ये समझ लीजिए 2021 अगर फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो अब जो एसएस होगा वो किस में होगा, 21-22 में होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, 30 सितंबर। ठीक है। टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी फॉर अ प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसीव। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर रहा है प्रोफेशनल की, यहाँ पर बिजनेस मैन की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, कह रहा है टैक्स ऑडिट कंपलसरी तो होता है पर किसके लिए, प्रोफेशनल के लिए जिसकी ग्रॉस रिसीट्स किस लिमिट से ज़्यादा होती है। अब आपको 3-4 लिमिट दे रखी है, अगर आपको सही चीज़ पता होगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर है 50 लैक्स। अगर प्रोफेशनल की बात करता है तो 50 लाख होता है। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर बिजनेस की अगर वो बात करेगा तो क्या लिमिट होगी, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए। हु कैन परफॉर्म एज अ टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर कौन कर सकता है फ्रेंड्स, क्या एमबीए कर सकता है, क्या एमकॉम कर सकता है, क्या एलएलबी कर सकता है, क्या कॉमर्स ग्रेजुएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स नहीं, ओनली सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को ही अलाउड है परमिशन कि वो एज अ एक्ट कर सकता है टैक्स ऑडिटर। अगर और भी कोई पर्सन इस तरीके से अपने आप को टैक्स ऑडिट करता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाती है। द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिटर कैन टेक अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में टैक्स ऑडिट कितने ले पाता है, वो सिर्फ 60 ही ले पाता है। ठीक है जी, तो आपको किसी और लिमिट पर ध्यान नहीं देना है। अकॉर्डिंग टू AS 26, सर AS 26 क्या होता है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26 जो कि इंटेंजिबल असेट्स से डील करता है। सर इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं फ्रेंड्स जिनको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग को तो आप छू सकते हैं, तो ये तो हमारे क्या होते हैं, टेंजिबल असेट्स। तो इंटेंजिबल असेट्स में सर क्या क्या आता है, जैसे गुडविल आती है आपकी, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये सारी चीज़ें आपकी। अब सर तो उसमें पेटेंट के बारे में इन्होंने पूछा है, तो पेटेंट की जो यूजफुल लाइफ होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स, 10 ईयर्स की होती है। तो आप इन चीज़ों को सब ध्यान में रखेंगे। तो देखिए सिर्फ आंसर पता करना बहुत अलग बात होती है फ्रेंड्स, बट अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझे या उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे को पूरा वो देखकर चलना होता है। ठीक है ना। अब आप बीकॉम कर रहे हैं, अब कोई 10-12 की पढ़ाई तो ये है नहीं कि आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें रटनी है। अब आपको चीज़ें समझनी भी हैं कि भाई AS 26 है तो और कौन से AS होते हैं, आप एक बार उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स अमंग शेयर होल्डर्स। कहता है कि अगर शेयर होल्डर को आपको पैसा देना है, डिविडेंड देनी है, तो आप क्या चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू रिजर्व्स को हम यूटिलाइज कर सकते। ठीक है, चलिए। कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज। कैपिटल प्रॉफिट्स को हम किस चीज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट से क्या हम डिविडेंड कर सकते हैं भाई, बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स नहीं, इसका आंसर डिविडेंड बांटना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, बोनस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोथ A एंड B। ठीक है। आ रिसीट इज़ अ कैपिटल रिसीट बिकॉज, अगर जो भी रिसीट होती है वो कैपिटल रिसीट होती है, कब होती है वो, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो रिसीट होती है कैपिटल रिसीट हुई, मतलब मान ले आपने कोई चीज़ आपने बेची, ठीक है ना, तो वो कैपिटल रिसीट हो गई। भाई कमाई, अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट होती है। पर अगर आपने मान लीजिए कोई फिक्स एसेट्स वगैरह अगर बेचा है आपने, तो वो आपकी क्या हुई, एक तरीके से कैपिटल रिसीट हो गई। ठीक है। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज, एक एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कब मानते हैं भाई। देखिए दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो रोज़ ज़्यादातर आप करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आप कोई एक फ्यूचर में जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या बोलता है हमारे को। एन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिलेटेड टू बेनिफिट ऑफ करंट ईयर। नहीं, करंट ईयर नहीं, उसका तो फ्यूचर से बेनिफिट मिलता है हमारे को। तो ये देखा हमारा बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है।
अंडर विच कंपनीज एक्ट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर हैज़ बीन डिस्कस। तो फ्रेंड्स अब आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे को बता रखा है कि कंपनीज एक्ट की जो रेम्यूनरेशन है ऑडिटर की कहाँ होगी। तो फ्रेंड्स ये जो आपको सेक्शन दे रखे हैं 2 की लाइन में, ये सारे ओल्ड कंपनीज एक्ट के हैं जो कि हमारा 1956 हुआ करता था, बट हमारे को कंपनीज एक्ट 2013 को देखना है। तो उसमें हमारा क्या कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 142। सेक्शन 139 से लेकर आपके ऑडिटर से रिलेटेड सेक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 142 आता है रेम्यूनरेशन का। इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस होता है, देखिए फ्रेंड्स पार्टनरशिप बिजनेस आपको पता है कि अगर आप लोगों ने काम भी किया होगा या आप लोगों के ब्रदर वगैरह किसी से आपसे बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है ना। और डीड के अंदर सारी चीज़ें बता रखी होती है कि भाई कितने पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, कितनी ड्राइंग कर सकता है, कितना प्रॉफिट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें सब बता रखा होता है। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी उसमें बता रखा होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता होगा पार्टनरशिप बिजनेस की पार्टनरशिप को रजिस्टर करना ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि ये डीड या एग्रीमेंट बात एक ही होती है, क्योंकि स्टैम्प पेपर पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। टेकिंग द ब्राइब ड्यूरिंग द ऑडिट कोर्स, अगर आप ऑडिट करते वक्त ब्राइब लेते हैं तो ये किस चीज़ में आता है फ्रेंड्स, इट इज़ अ क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए, व्हेन एन ऑडिटर इज पनिशेबल बाय पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ सच लाइबिलिटी इज कॉल्ड। अगर ऑडिटर को आप पनिश कर रहे हो पेनल्टी, ठीक है ना, तो पेनल्टी कर रहे हो या फिर इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी है उस पर, तो वो क्या चीज़ है, वो एक तरीके की क्रिमिनल लाइबिलिटी आप उस पर पनिश कर रहे हैं। इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी में नंबर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। आजकल एक नई कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ओपीसी। ओपीसी को क्या बोलते हैं सर, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना। इसमें एक ही डायरेक्टर से आप कंपनी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है जो कि सिर्फ 2013 के जो एक्ट नया आया है उसके अंदर है। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी चीज़ लगेगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है सर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हेन फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास्ड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब आया था फ्रेंड्स, 1880 में आया था। अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं तो फ्रेंड्स इंडिया का जो एक्ट आया था वो था 1949, ठीक है ना। इसमें वो भी कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम 1880 के साथ जाएंगे। वैन ऑडिट ऑफ कंपनीज अकाउंट हैज़ बीन मेड कंपलसरी इन इंडिया। तो जो ऑडिट है अकाउंट्स का कंपनी का, वो कब कंपलसरी हुआ था, तो तो फ्रेंड्स वो कंपलसरी कब हुआ था, 1914 में कंपलसरी हुआ था, ठीक है। ऑडिट एक यूजफुल है किसके लिए, इससे फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, एरर्स भी डिटेक्ट हो जाते हैं, गुडविल को हम इंक्रीज कर लेते हैं और एफिशिएंसी को वर्कर को बढ़ा लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं हमारी, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज़ ये जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपने बात नाम सुना होगा कि जितने भी सीए होते हैं इसी प्रोफेशन से सारे गवर्नड होते हैं, ठीक है ना। ये कोई कॉलेज वगैरह का कोर्स नहीं होता फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सिटी, मतलब ना तो इसको आप ये बोल सकते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, ठीक है ना, जो क्योंकि सेटअप बाय द पार्लियामेंट के एक्ट से सेटअप है ये, ठीक है ना। तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना, ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है। फेलो मेंबर ऑफ आईसीआई कैन बी रिटर्न देयर नेम। जो भी फेलो मेंबर्स होते हैं वो अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, एफसीए। एफसीए मतलब फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। ऑडिट कंपलसरी कहाँ है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1930 में आपका ऑडिट कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ तो आई थिंक फ्रेंड्स हमने 20 क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसको लॉन्ग तक 40 100 टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको सबका डीप एनालिसिस मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।